ज़मीन पर अवैध कब्जा हटाने के क्या नियम होते हैं, कहाँ और कैसे हमें शिकायत करनी है, इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा जानेंगे समझेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ में की है। जी हाँ, और अगर आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किसी ने कर लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या नियम है और आप उसे कैसे हटाएंगे, कहाँ पर करेंगे शिकायत, इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। आप सभी का स्वागत है। बहुमूल्य होती है ज़मीन, बहुत ही कीमती होती है और निश्चित तौर पर इसी वजह से जो बदमाश लोग होते हैं, जो एनक्रोचमेंट करने वाले लोग होते हैं, उनकी नज़र बनी रहती है। आम नागरिक तो ठीक है, आप और हम तो ठीक हैं, सरकार भी इससे परेशान होती है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने बुलडोज़र चल रहे हैं। तो इसको लेकर के कानूनी नियम क्या कहते हैं। एनक्रोचमेंट कभी भी, चाहे सरकार हो या आप या मैं, और साथ ही साथ जो कोर्ट है वो कभी भी इससे ये नहीं कहती है कि भाई ये सही है, ये हमेशा से ही गलत है। इस वजह से जो व्यक्ति जो भूमि का स्वामी नहीं है, जो भूमि का मालिक नहीं है वास्तविक तौर पर, और जो वास्तविक तौर पर मालिक है, चाहे सरकार ही सही, आप या मैं ही क्यों ना सही, उसकी ज़मीन पर कोई ऐसा व्यक्ति कब्जा करे जो मालिक नहीं है, इसे आप अवैध कब्जा कह सकते हैं, अवैध कब्जा मान सकते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पट्टे पे ज़मीन दी, लीज एंड लाइसेंस पे ज़मीन दी, या रेंट पे आपने ज़मीन दी, और उसने आपके दुकान पर, आपके ज़मीन पर, आपके मकान पर, आपके फ्लैट पे, आपके ड्यूप्लेक्स पे, आपके प्लॉट पे कब्जा कर लिया। ये क्या बात हुई। और फिर एक तो नया कानून भी आपने सुना होगा जो एडवर्स पोजीशन ऑफ लॉ की बात करता है, प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत, जो ये कहता है कि भाई 12 साल तक अगर आप मेरी संपत्ति पे रहते हो ना, तो आपका अधिकार हो जाएगा। ज़रा इसके बारे में भी आपको डिटेल से बात करूंगा। इसका वो मतलब नहीं है जैसा समझा जाता है, इसका क्या मतलब है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो जो एनक्रोचमेंट होता है, जो कब्जा करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी सही नहीं। तो इसी वजह से हमेशा ये हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़मीन है, हमारा मकान है, हमें अलर्ट रहना है। इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कई बार आप जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, हमेशा वो 11 महीने का बनाएं, उसे रजिस्टर्ड करवाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। केवल 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया, नोटराइज करवा लिया से काम नहीं चलेगा। बेहतर होगा कि अगर आप सब रजिस्ट्रार जाकर के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें और उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोर्ट फीस के साथ में, जो भी अपनी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, थोड़े से पैसे बस आपके और लगेंगे, लेकिन आप रजिस्टर्ड बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवर्स पोजीशन ऑफ लॉ। मान लीजिए मैंने आपको एक संपत्ति दी, आप वहाँ पे रह रहे थे, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आपके और मेरे अच्छे संबंध थे, लगातार हमारे अच्छे संबंध चले जा रहे थे, आपने 12-13 साल तक उस संपत्ति पर रहना शुरू कर दिया। इसके बाद में क्या वो संपत्ति आपकी हो जाती है? बेशक कई लोगों ने इस पर यूट्यूब वीडियो बनाए, काफ़ी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिला, वो संपत्ति आपकी नहीं हो जाती है, क्योंकि आप किराए से रह रहे थे, आज भी आप किराएदार हैं। लेकिन क्योंकि मैंने 12 साल तक आपको अलग करने, आपको हटाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया, कुछ पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया, तो मेरा लीगल राइट वायलेट हो जाता है। मैं आपको निकालने का अब एंटाइटलमेंट नहीं रखता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भूमि का टाइटल भी आपके नाम पे हो गया। टाइटल मतलब अब भूमि अब आप अपने नाम पे दर्ज करवा लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। भूमि मेरे नाम पे ही रहेगी, ज़मीन मेरे नाम पे ही रहेगी। आप किसी को बेच नहीं सकेंगे, आप किसी को किराए पर नहीं दे सकेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं निकाल सकूंगा उस ज़मीन से, क्योंकि ऑलरेडी आप 12 साल से उस ज़मीन पे अब रह रहे थे, या फ्लैट पे, या ड्यूप्लेक्स पे, या घर पर, या खेती वाली ज़मीन पर। तो इस वजह से 12 साल का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किराए पर हैं तो आप इसके मालिक बन गए। मैंने अपना लीगल राइट खोया है यहां पर केवल आपको अलग करने का। ये है एडवर्स पोजीशन ऑफ लॉ। लोगों ने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट करके लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश की कि आपको ज़रा समझ में आए। और ये कहां पर ऐसा बताया गया, इसके पीछे ना एक कानून है जिसे हम बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट मतलब परिधि, उसमें बताया गया कि समय सीमा बताया गया, समय सीमा अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट है 1963 का, जो कहता है हर चीज़ की एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल आपको डाइवोर्स केस की अपील करनी है, 3 महीने का समय। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी की अपील करनी है, उसमें XYZ का समय। फॉर एग्जांपल अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल ऑर्डर पास हो गया है, या फाइनल जजमेंट कोर्ट ने पास कर दिया है, 30 डेज के अंदर अपील करनी है, रिवीजन का टाइम है, तो हर चीज़ का एक समय दिया गया है। यहां पे भी वो समय लागू होता है। अगर मान लीजिए आप मेरी ज़मीन पे, मेरे घर पर बहुत लंबे समय से रह रहे हो और मैं आपको नहीं निकाल रहा, मतलब कोर्ट ये समझेगा कि मैं निकालना नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक बन गए उस संपत्ति के, आप रहोगे, आप मुझे किराया दोगे, लेकिन अब मैं आपको बेवजह निकाल नहीं सकता, अब आपको खुद निकलना पड़ेगा। ये बात आ जाती है।
तो कई बार जो एनक्रोचमेंट से संबंधित कानून है, मैंने आपको हमेशा बताया सिविल एंड क्रिमिनल लॉ दोनों के अंदर इसकी रेमेडी है। एनक्रोचर को आप रिमूव कर सकते हैं। सेक्शन 145 सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, 442 441 आईपीसी, 425 इंडियन पिनल कोड, साथ ही साथ 420 इंडियन पिनल कोड, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। वहां पर भी बताया गया है कि क्रिमिनल शिकायत दर्ज की जा सकेगी जो भी आपकी संपत्ति पर ट्रेसपास करता है या आपकी संपत्ति पर एनक्रोचमेंट यानी कब्जा करने की कोशिश करता है, आप उसे निकाल सकेंगे। साथ ही साथ आप तहसीलदार साहब को भी, अगर मान लीजिए कि ज़मीन जायदाद का मामला होता है जहां पर घर परिवार या गांव की जो संपत्ति होती है, खेती की जो संपत्ति होती है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो वहां पर तहसीलदार को भी आवेदन दे करके आप एक्शन ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो कार्यवाही होती है वो 242 की कार्यवाही होती है, 245 की कार्यवाही होती है, और जो तहसीलदार है वो एनक्रोचर को भी रिमूव कर सकेगा, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग है। अगर रेवेन्यू की हम लोग बात करें, बिकॉज रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न होता है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, वहाँ पर आपका 3912 इंजंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और क्रिमिनल लॉ जहाँ तक एनफोर्स होगा वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप शिकायत कर सकेंगे सुप्रिटेंडेंट पुलिस ऑफिस या पुलिस ऑफिस में, और अगर वहाँ पर भी आपकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती तो अंडर सेक्शन 200 आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को शिकायत या 156(3) 156 सब सेक्शन 3 में भी सीआरपीसी के प्रोविजन के अंतर्गत शिकायत कर सकोगे। और अगर नहीं बन रहा है ऐसा कोई भी प्रावधान तो फिर आपके पास क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल है, जहां पर इनिशियली तो 3912 का एप्लीकेशन देकर के टेम्परेरी या परमानेंट इंजंक्शन आप ले लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार अगर इंस्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो वहां पर एक्स पार्टी इंजंक्शन भी आप ले सकते हैं, आप अपने क्लेम या डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकेंगे। तो इस वजह से कोई भी आपकी ज़मीन पर कब्जा करे, पहले क्रिमिनल ऑप्शन अपनाएं और फिर आप सिविल एक्शन में जाएं। ये काफ़ी ज़रूरी है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा संपत्ति की खुद ही करें, जिसके लिए बाउंड्री वॉल, कंटिन्यू वहां जाना, रेंट एग्रीमेंट बनाना, उसे रजिस्टर्ड करवाना, सीसीटीवी कैमरा से एनक्लोज्ड करना, इन सारी बातों का विशेष तौर पर आपको रखना है ध्यान। आप अगर मुझे डायरेक्टली करना चाहते बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद।